कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे। हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहते हैं। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दादा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। नेहरू, जिन्ना और कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला वो इतिहास कि संसद में आज गजब ही बवाल मच गया। राहुल गांधी संसद से नदारद, प्रियंका ने जिन्ना की कौन सी चिट्ठी पढ़ दी और संसद में वंदे मातरम पर हंगामा, और राजनाथ सिंह ऐसा कैसे भड़के कि पहले कभी ना देखा होगा। सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर देखिए। संसद में तो आज गजब बवाल मच गया। नरेंद्र मोदी ने नेहरू, जिन्ना और कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो चैप्टर खोल डाला जिससे कांग्रेस भयंकर तिलमिला गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक हफ्ते से आसमान सिर पर उठा रखा था। खूब वो अल्लाह चल रहा था इनका संसद में कि बहस करो, चर्चा करो, वगैरह वगैरह। आज जब वंदे मातरम पर बहस शुरू हुई तो कांग्रेस को लगा होगा कि कहां आकर फंस गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो धागे खोलने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर जिन्ना तक किसी को नहीं छोड़ा भाई। आज आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर देश को क्या बताया कि एक झटके में कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला सरेंडर एक्सपोज हो गया। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तगड़ी क्लास कैसे लगाई। राहुल गांधी संसद से कहां गायब थे, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कौन सी चिट्ठी पढ़ दी जिन्ना वाली, और वंदे मातरम पर चर्चा के बीच किसने किसे जिन्ना का मुन्ना कह दिया। राजनाथ सिंह एकदम ऐसे भड़क गए कि आपने देखा नहीं होगा। भाई, राजनाथ सिंह तो हमेशा कूल रहते हैं, वो अचानक कौन सी बात ऐसी हो गई कि ऐसे भड़के कि आपने देखा नहीं होगा। आपको यह भी बताऊंगा कि संसद में आज का भयंकर बवाल क्यों हुआ, किस किस ने क्या कहा, और सिर्फ ट्रेलर है क्या यह बवाल, क्योंकि अगले 2 दिन अब SIR पे चर्चा होने वाली है। उसमें भी महाघमासान होगा, क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ असली माहौल तो SIR, वोट चोरी और BLO पर बनाया हुआ है। लेकिन आज वंदे मातरम पर मोदी ने जो ट्रेलर दिखाया उससे इंडी गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगा है, इसकी आज बात होगी। इतिहास के वो पन्ने भी खुलेंगे जो देश से शायद छुपा के रखे गए थे। लेकिन पहले संसद में जो हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे। हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहते हैं। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दादा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। देखिए, संसद का पिछला हफ्ता तो इंडी गठबंधन के हो हल्ले में कब चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस हफ्ते की जब चर्चा की शुरुआत हुई तो आते ही नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और फिर वो किया कि इंडी गठबंधन के सारे अरमान चूर चूर हो गए। इंडी गठबंधन वाले सोचकर आए थे कि संसद में चर्चा होगी, बहस होगी तो नरेंद्र मोदी को फंसा लेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अलग तैयारी कर रखी थी। इंडी गठबंधन ने जो सोचा वो होने वाला था नहीं, ये नरेंद्र मोदी को देखकर समझ में आ गया। आज बहस की शुरुआत लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई। इस बहस में पीएम मोदी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो चैप्टर खोल दिया जो चैप्टर खुलते ही कांग्रेस भयंकर तिलमिला गई। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू झुक गए और वंदे मातरम गीत के टुकड़े कर दिए।
दूसरा आरोप वंदे मातरम पर जिन्ना के विरोध में नेहरू को अपना सिंहासन खतरे में दिखने लगा था। तीसरा आरोप कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि वंदे मातरम को लेकर जिन्ना का क्या विरोध था और नेहरू ने जिन्ना का विरोध करने के बजाय कैसे सरेंडर किया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि संसद में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो कैसे हंगामा मच गया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चुटकी भी ली, पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी ने जो बातें कही, उसी से जुड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं, जिससे आपको इस विषय पर और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। साल 1882 में उन्होंने इसे बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का रूप दिया और इसके बाद यह गीत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ा। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। मुस्लिम लीग को इस गीत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार की झलक दिख रही थी। इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज इतिहास का चैप्टर खोलते हुए आरोप लगाया कि जब साल 1937 में जिन्ना ने इस गीत का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, तो मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम गीत के उन पंक्तियों को हटा दिया जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। एक बार सुनिए पीएम मोदी इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं क्या हटाया क्या नहीं हटाया और प्रियंका वाड्रा से लेकर बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया।
फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम को लेकर सीधे जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठे तो जवाब में प्रियंका वाड्रा ने वंदे मातरम पर कांट छांट का ठीकरा नेहरू से हटाकर पूरी कांग्रेस पर फोड़ दिया। बचाव में प्रियंका वाड्रा ने जो तर्क दिए उसमें उन्होंने कहा कि पहला तर्क सिर्फ नेहरू नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के शुरुआती 2 हिस्सों को अपनाने पर सहमति जताई गई। तो नेहरू जी लड़ जाते, कहते कि नहीं ना ऐसा नहीं होगा। भाई बहुत सबने जो है वोट दिया था कि पहला प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनना चाहिए। तब तो नेहरू जी ने सबकी बात नहीं सुनी थी। गांधी जी ने कहा ना नेहरू को बनने दो। दूसरा तर्क 1937 में जिस कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम पर फैसला लिया उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर भी मौजूद थे। तीसरा तर्क कि रविंद्रनाथ टैगोर भी इस बात से सहमत थे कि वंदे मातरम के 2 ही अंतरे लिए जाए, बाद में जोड़े गए अंतरों के सांप्रदायिक मायने निकाले जा सकते हैं। चौथा तर्क यह था कि संविधान सभा में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने वंदे मातरम के 2 ही अंतरे को अपनाया, इसलिए उस पर सवाल उठाना संविधान का अपमान करना है। प्रियंका वाड्रा ने वंदे मातरम की बहस को लेकर यह आरोप भी लगा दिया कि यह सब बंगाल चुनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन सरकार को घेरते घेरते प्रियंका वाड्रा ने भी मान लिया कि कांग्रेस लड़ती रहेगी और हारती रहेगी। बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि बंगाल में चुनाव है इसलिए सब चर्चा हो रही है। इनके हिसाब से अगर वंदे मातरम गीत को लेकर 150 साल हो गए तो अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगले साल बंगाल में चुनाव है, अभी इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इनके हिसाब से, इनके मतलब ऑपोजिशन के हिसाब से या कई लोगों के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर भी बिहार चुनाव के लिए हुआ था। हर चीज इनको लगता है कि चुनाव के लिए हो रहा है। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के उस लेटर का भी जिक्र किया जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी। 20 अक्टूबर 1937 को लिखे इस लेटर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस गीत का बैकग्राउंड मुसलमानों को इरिटेट कर सकता है। पीएम मोदी ने संसद में नेहरू जी के लिखे इस लेटर की पंक्तियां पढ़ी तो प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी ने नेहरू जी के लेटर की सिर्फ एक ही पंक्ति पढ़ी, जबकि उस लेटर में नेहरू ने यह भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो मौजूदा विवाद है वो मोटे तौर पर सांप्रदायिक ताकतों का बनाया हुआ है। साथ में यह भी लगता है कि इसमें कुछ मुद्दा भी है। जिन लोगों का झुकाव सांप्रदायिकता की तरफ है वो इस गीत से प्रभावित हो सकते हैं। जो भी हम करें उससे सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो असल दिक्कत है उसको देखना चाहिए। यानी नेहरू जी तो खुद मान रहे थे कि वंदे मातरम पर जो विवाद है उसके पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं। खुद लिख रहे हैं चिट्ठी में भाई, तो क्यों करें सरेंडर किया सांप्रदायिक ताकतों के साथ। और यह बात वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले मान रहे थे। तो फिर जब कुछ दिन बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नेहरू जी को कहना चाहिए था कि अरे बॉस आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक ताकतों का मंसूबा पूरा हो जाएगा। क्यों उन्होंने विरोध नहीं जताया?
प्रियंका वाड्रा तो साफ कह रही है कि अधिवेशन में सबकी सहमति से वंदे मातरम पर फैसला लिया गया। तो अगर नेहरू जी कह रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो चाहती हैं कि भाई कांट छाट हो जाए वंदे मातरम में, और सबने मिलकर यह फैसला ले लिया, इसका मतलब सबने मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के सामने सरेंडर कर दिया। और आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि काहे सरेंडर किए सांप्रदायिक ताकतों के सामने, तो बुरे हो गए नरेंद्र मोदी। सवाल तो यह भी है कि जब नेहरू खुद वंदे मातरम पर विवाद और विरोध को सांप्रदायिक मान रहे थे, तो फिर उन्होंने जिन्ना को लिखे लेटर में वंदे मातरम पर वही लाइन क्यों ली जो जिन्ना के एजेंडे से मेल खाती है। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया। नेहरू ने लिखा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया। नेहरू ने बताया कि 30 साल से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। इसके बाद नेहरू ने लिखा कि वर्किंग कमेटी इस मामले को ध्यान से देख रही है और यह तय किया है कि इस गीत के कुछ हिस्से को हटाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल नेशनल प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग ओकेजन्स पर नहीं किया जा सकता। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जिन्ना का विरोध करने की बजाय, जिन्ना को खरी खरी सुनाने की बजाय, नेहरू तो जिन्ना को लेटर लिखकर यह बता रहे थे कि हमने तो गीत के कुछ हिस्सों को हटा दिया। इसी आधार पर आज पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी कांग्रेस देश के बंटवारे पर भी झुक गई। भाई जिन्ना ने तो अलग देश भी ले लिया मुसलमानों के लिए, और यहां अगर 4 लाइन में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हो गया तो वो भी हिंदू को नहीं मिला अलाउड था, क्योंकि इससे सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो नाखुश हो जाएंगी। संसद में आज जब वंदे मातरम पर बहस हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पुराने नेता जिन्ना को खुश करने में लगे थे, आज वाले नेता जिन्ना के मुन्ना को खुश करने में लगे। सुनिए। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिन्ना को खुश करने के लिए, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने में कुछ लोग लगे। आज बहन भाई गायब ही हो गए। राहुल जी, प्रियंका जी सदन में हाजिर ही नहीं थे। प्रियंका वाड्रा तो थी, राहुल गांधी नजर नहीं आए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार राष्ट्रगीत का जश्न मना रही, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो रही, जबकि यह समझने वाली बात है कि जो गीत स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना, उसे सही सम्मान तो ऐसे ही दिया जाना चाहिए, ताकि आज के जिंजी को भी यह पता चले कि कितने संघर्षों से आजादी मिली। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, वंदे मातरम के जब 100 साल पूरे हुए थे तो देश में आपातकाल लगा हुआ था। पीएम मोदी ने उसी का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंदिरा गांधी पर भी सवाल उठा दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। वंदे मातरम पर आज जो बहस हुई उसको लेकर कांग्रेस को इस बात से भी बहुत दिक्कत हुई कि वंदे मातरम पर बहस हो क्यों रही है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इस पर बहस की क्या जरूरत है। प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे प्रियंका वाड्रा अपनी ही बात में फंस भी गई। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। कांग्रेस पार्टी जहां खुद फंसती है वहां इनको भविष्य पर बात करनी होती है। प्रियंका वाड्रा के भाई राहुल गांधी जी जब वीर सावरकर के पीछे पड़े हुए थे, वीर सावरकर को डरपोक बताने पे पड़े हुए थे, तो वीर सावरकर क्या भविष्य में थे?
वीर सावरकर का चैप्टर इनको जब सूट करता था कि ना बोले बोले, जब देखे बैकफायर कर गया, शिवसेना नाराज हो गई, तो अब इनको भविष्य की बात करनी है। ये जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से हिस्ट्री जो है वो खोल सकते हैं। इनका जब मन करे तो जो है वो नाथूराम गोडसे पे बात कर सकते हैं, इनका मूड करेगा तो आरएसएस की भूमिका पे बात कर सकते हैं, इनका मन करेगा तो हिस्ट्री की किताब निकलेगी। दूसरा निकाल रहा है किसी ओकेजन पे निकाल ना, हिस्ट्री क्या, भविष्य की बात करो। प्रियंका वाड्रा माहौल बना रही है ना कि मोदी सरकार बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस करवा रही, प्रदूषण बेरोजगारी पे बहस नहीं होती। प्रियंका वाड्रा से पूछेगा नहीं, पब्लिक नहीं पूछेगी कि अगर प्रियंका वाड्रा प्रदूषण बेरोजगारी पर बहस चाहती हैं तो फिर सरकार के साथ जो सहमति बनी उसमें सबसे ऊपर एसआईआर का मुद्दा क्यों रखा? तब रखती प्रदूषण सबसे ऊपर। दूसरी बात, अगर प्रियंका वाड्रा को लगता है कि प्रदूषण बेरोजगारी या कोई और मुद्दा वंदे मातरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर कांग्रेस ने शुरू के 2 दिन एसआईआर पर हंगामा क्यों काटा? तब करते प्रदूषण पे चर्चा, क्योंकि एसआईआर आपकी हार से जुड़ा मुद्दा है और आपको माहौल बना के हम एसआईआर से हारे तो आपने संसद चलने नहीं दी। आज जब वंदे मातरम पे चर्चा होने लगी तो इनको याद आया, कह रहे हमको प्रदूषण पे बात करनी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब आप संसद में फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आती हैं तो भारत की संसद में उसका क्या काम? लाती है ना, आपका मूड किया आपने, आपको लगा तो आपने बैग दिखाया। जिसको जो मुद्दा लग रहा है वो उठा रहा है। वंदे मातरम पर बहस को लेकर मोदी सरकार यह कह रही है कि इस राष्ट्रगीत के गौरव को फिर से स्थापित करना होगा। कांग्रेस कह रही है कि इसका बंगाल चुनाव से कनेक्शन है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। आज वंदे मातरम पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत भड़क गए भाई। अक्सर शांत रहने वाले राजनाथ सिंह का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया भाई। जब वो भाषण दे रहे थे तो विपक्ष में किसी ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। भाई इतने सीनियर नेता हैं, अब कोई कह रहा कि बैठिए बैठिए, राजनाथ सिंह एकदम भड़क गए। देखिए, आपने ऐसे नहीं देखा होगा राजनाथ सिंह को कभी। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? ये हम मत हो गई। कौन बैठाएगा? पीछे से किसी ने कहा कि कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद थे या नहीं ये तो नहीं दिखा, लेकिन राजनाथ सिंह एकदम फायर हो गए। इतने सीनियर नेता हैं, बोल रहे हैं, कह रहा बैठिए बैठिए। आज संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कुछ सांसद वंदे मातरम की जगह गलती से वंदे भारत ट्रेन का भी नाम लेने लग गए। सोचिए वंदे भारत का क्या जलवा है कि लोग वंदे मातरम बोलते बोलते वंदे भारत बोल गए। सुनिए, आरजेडी सांसद अभय कुमार सिन्हा ने जैसे ही वंदे मातरम की जगह वंदे भारत कहा, संसद में क्या हुआ। मैं आज वंदे भारत के वंदे मातरम के माफी चाहूंगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। यार कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, किसी से भी मुंह से गलती से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा लाइटर नोट पे ये चीजें हुई थी तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूं। खैर, वंदे भारत तो चल रहा है शानदार तरीके से, इसलिए लोगों की जुबान पर है।